नमस्कार मित्रों, आइए आज हम लोग भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। मानव ने सृष्टि में व्याप्त ध्वनियों को अपने अहर्निश प्रयास से, अभ्यास से तथा प्रतिभा से शब्द संकेतों में परिवर्तित कर ऐसी शक्ति अर्जित की जिसके बल पर वह किसी वस्तु को ही अपने ही अपितु शरीरी भाव बोध को भी रूपांतरित भाषा में कर लिया। भाषा मनुष्य की अद्भुत शक्ति है। भाषा मानव की यदि मैं कहूँ तो सबसे रहस्यमय तथा मौलिक उपलब्धि है। भाषा का प्रश्न के संबंध में कई विद्वानों ने विचार किया है। भाषा कैसे भाषा की उत्पत्ति हुई, भाषा का जन्म किस प्रकार से हुआ, शब्द कैसे बने, ये सारे विचार मनुष्य के मन में आते रहे हैं और मनुष्य के मानस मस्तिष्क में नित नए विचारों का जन्म समुद्र की उर्मिल तरंगों की भांति जब होती है और उसे जब हम अभिव्यक्त करने के लिए भाषा जैसे औजार का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मन में सहज ही जिज्ञासा होती है कि यह शक्ति हमारे हाथ कैसे लगी। तो भाषा के उत्पत्ति के संबंध में सभ्यता के विकास के साथ साथ ही भाषा आई तो विद्वानों के मन में अनेक तरह के विचार आए। हम जानेंगे कि ये विचार कैसे हैं, किस तरह के हैं, प्रारंभ कैसे हुआ और भाषा की उत्पत्ति से आशय उस काल से भी हम ले सकते हैं जब मानव ने बोलना प्रारंभ किया होगा। समाज की प्रगति के साथ साथ इसी से जुड़ी अतः पूरे के पूरा यह जो भाषा के संबंध में उसके जन्म की जो कहानी है, उत्पत्ति के सिद्धांत है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। और इन्हीं विचारों को लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूँ, क्योंकि आपके मन में बहुत तरह के प्रश्न उठे होंगे, अनेक अनुसंधान में हुए और अनेक सिद्धांत निरूपित किए हुए, जिससे मैं आपका आज परिचय कराता हूँ। भाषा के उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मन में दो प्रकार के विचार आए। भाषा उत्पत्ति के अध्ययन के यही दो प्रमुख आधार हैं। पहला प्रत्यक्ष मार्ग है और दूसरा है परोक्ष मार्ग। भाषा के आज विकसित दशा जो है, उस विकसित दशा से पीछे की ओर चलते हुए उसकी आदिम अवस्था तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है, उसे हम प्रत्यक्ष मार्ग, परोक्ष मार्ग करते हैं। आइए मैं प्रत्यक्ष मार्ग के संबंध में पहले समझता हूँ, जिसमें भाषा की आदिम अवस्था से चलकर और मैंने बताया कि उसके वर्तमान विकसित दशा की ओर हम आते हैं। यह भाषा की जो है प्रत्यक्ष मार्ग है। इसके तहत कई सिद्धांत लोगों ने दिए, जिसमें से एक है दिव्योत्पत्ति का सिद्धांत, भाषा और धातु का सिद्धांत। बहुत तरह के सिद्धांत हैं, लेकिन मैं सब सिद्धांतों की चर्चा पहले यहाँ कर देता हूँ, तब एक एक सिद्धांत के बारे में कहूँगा। संकेत सिद्धांत तीसरा, चौथा अनुकरण सिद्धांत, पांचवा अनुरणन सिद्धांत, बहुत लोगों ने अनुकरण में ही इसको जोड़ दिया है, छठा श्रम परिहरण सिद्धांत और फिर मनोभाव सूचक सिद्धांत। विकासवाद का समन्वित रूप और फिर विकासवाद के संबंधित रूप के साथ ही वो सबसे अद्यतन यह सिद्धांत आया है। तो देखिए कि दिव्योत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। दिव्योत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति के संबंध में यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है और इस सिद्धांत को मानने वाले भाषा को ईश्वर का वरदान मानते हैं। देवी वाच मजनयंत देवांस्त विश्वरूपाः पाशवो वदन्ति, ऋग्वेद में एक श्लोक है। अर्थात देव लोग जिस दिव्य वाणी को प्रकट करते हैं, साधारण जन उसी को बोलते हैं। दिव्योत्पत्ति के सिद्धांत को मानने वाले न तो भाषा को परंपरागत मानते हैं और न मनुष्यों द्वारा अर्जित ही। मनुष्य की चेतना किसी अलौकिक सूत्र से बंधी हुई है। यह अखिल ब्रह्मांड इस ईश्वर का विशाल दर्पण है। अतः यह भी धारणा बनी कि वाणी दैविक शक्ति का वरदान है। अपने सिद्धांत के समर्थन में
विभिन्न धर्म ग्रंथ का ये उदाहरण देते हैं। संस्कृत को देव भाषा कहे जाने में इसी का संकेत मिलता है। इसी प्रकार पाणिनि के व्याकरण अष्टाध्यायी के 14 मूल सूत्र को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। यह महेश्वर के डमरू से निकले माने जाते हैं। बौद्ध लोग पाली को भी इसी प्रकार मूल भाषा मानते हैं। उनका विश्वास है कि भाषा अनादिकाल से चली आ रही है। भाषा का यह सिद्धांत बहुत मान्य नहीं हुआ। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में दैवी सिद्धांत तर्क संगत नहीं है। तर्क यह है कि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती संसार के सभी लोग तो फिर एक ही भाषा का प्रयोग करते, परंतु ऐसा तो होता नहीं है। इसीलिए हम दैवी सिद्धांत में यह खंडन हो गया। दूसरा है धातु सिद्धांत। तो भाषा की उत्पत्ति के संबंध में यह दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत। इस सिद्धांत के मूल विचारक प्लेटो थे। इसके बाद जर्मन प्रोफेसर हेस ने अपने एक व्याख्यान में इसका उल्लेख किया था। बाद में उनके शिष्य डॉक्टर स्टाइनथल ने इसे मुद्रित करवाकर विद्वानों के सामने रखा। मैक्स मूलर ने भी पहले इसे स्वीकार किया, किंतु बाद में व्यर्थ कहकर छोड़ दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार संसार की हर चीज की अपनी एक ध्वनि होती है। यदि हम एक डंडे से एक काठ पर, लोहे पर, सोने, कपड़े, कागज आदि पर चोट मारते हैं तो प्रत्येक में से भिन्न प्रकार की ध्वनि मिलेगी। यह आप लोग जानते हैं। ऐसे असंख्य ध्वनियां हो सकती हैं, परंतु इनमें से कुछ रह गए। इन्हीं से भाषा की उत्पत्ति हुई। इस सिद्धांत पर भी विद्वानों की आपत्ति है। इस सिद्धांत के निस्सारता तथा अनुपयोगिता के कारण ही मैक्स मूलर ने इसका बाद में परित्याग कर दिया। उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए थे इस संबंध में, इस सिद्धांत को त्याग करते समय, कि इस सिद्धांत के अनुसार आदि मानव में नए नए धातु बनाने की सहज शक्ति का होना कल्पित किया गया है, जो उसमें संभव नहीं था, और इसका प्रमाणिक भी कोई आधार नहीं है। यह सिद्धांत सर्व और अर्थ में स्वाभाविक संबंध मानकर चलता है, किंतु यह मान्यता निराधार है। और दूसरा तीसरा उन्होंने दिया कि सिद्धांत के अनुसार सभी भाषाएं धातुओं से बनी हैं। तो इस तरह से ये सारी आपत्ति उनकी थी, जिसके यह सिद्धांत भी बहुत मान्य नहीं हो सका। तीसरा संकेत सिद्धांत। तो आइए संकेत सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि विश्व के भाषा विज्ञानी यह स्वीकारते हैं कि मनुष्य के पास जब भाषा नहीं थी तब वह संकेत से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता था। यह तो तय है। इस सिद्धांत को इंगित सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका सर्वप्रथम संकेत करने वाली पॉलिनेशियन भाषा के विद्वान थे डॉक्टर गेई। इन्होंने भाषा की उपलब्धि संकेतों के द्वारा सिद्ध की है। आइसलैंड भाषाओं के विद्वान अलेक्जेंडर जोहान्स ने भी भारोपीय भाषा का अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाषा की उत्पत्ति संकेत से हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम मनुष्य बंदर आदि जानवरों की नकल कर इच्छाओं की अभिव्यक्ति भावबोधक ध्वनियों का द्वारा करता था। फिर उन्होंने विभिन्न जीव जंतुओं की ध्वनियों का अनुकरण कर शब्द बनाए, और फिर उसने अपने संकेतों के अंगों के द्वारा उन ध्वनियों का अनुकरण किया होगा, ऐसा मानते हैं। यह सिद्धांत भाषा विकास की आरंभिक स्थितियों का प्रकाश तो डालता है, किंतु अपने आप में कुछ विसंगतियों को के साथ लेकर भी चलता है। आज के भाषा विज्ञानी इस सिद्धांत के विषय में कई आपत्ति करते हैं। पहला तर्क तो वो कई तर्क दिया है। पहला तर्क तो वो देते हैं कि मनुष्य यदि भाषाहीन प्राणी था, उसे संकेतों से काम चलाना कैसे आया? फिर संकेत भाषा कैसे बनी? भाषाहीन संकेतों से भाषा कैसे बन जाएगी? यह उनके मन में एक प्रश्न था। दूसरा सारांश यह भी है कि यदि पहली बार मानव समुदाय में किसी भाषा का विकास करने के लिए कोई महासभा जैसी चर्चा बहुत विद्वानों ने की है, बुलाई गई होगी, उसमें संकेतों का
मानकीकरण किस प्रकार हुआ होगा। और अंतिम जो आशंका व्यक्त की गई है वो इस तथ्य पर कि लोक व्यवहार के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया गया वे इतने सक्षम नहीं थे कि उससे भाषा की उत्पत्ति हो जाती। तो ये सिद्धांत पर कई आक्षेप हुए हैं। अगला सिद्धांत जो है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। वह महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अनुकरण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति अनुकरण के आधार पर हुई है। इस सिद्धांत के मानने वाले यह तर्क देते हैं कि मनुष्य ने पहले अपने आसपास के जीवों और पदार्थों का, ध्वनियों का अनुकरण किया होगा और फिर उसी आधार पर शब्दों का निर्माण किया होगा। अब देखिए, वो उदाहरण देते हैं। उदाहरण के लिए, काँव काँव ध्वनि निकालने वाले पक्षी को संस्कृत में काक, हिंदी में कौवा, अंग्रेजी में क्रो कहा गया। अब बिल्ली की म्याऊं के आधार पर चीनी भाषा में बिल्ली को मियाऊं कहा जाने लगा। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 प्रकार के अनुकरण रखे जाते हैं। एक तो होता है पहला कि ध्वन्यात्मक अनुकरण, दूसरा है अनुकरणात्मक अनुकरण और अनुरणात्मक अनुकरण, और तीसरा है दृश्यात्मक अनुकरण। तो यह सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति पर आंशिक रूप से प्रभाव तो डालती है। किसी भाषा के समस्त शब्दावली का निर्माण अनुकरण के आधार पर नहीं हो सकता, यह भी उतना ही सत्य है। और अनुरण सिद्धांत देखिए, अगला जो उसमें था, अनुरण सिद्धांत को अलग से देख लेते हैं। यह सिद्धांत भी अनुकरण सिद्धांत से ही मिलता जुलता है। बहुत जगह अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत ही इसे भी रखा गया है। अनुकरण सिद्धांत से इसमें अंतर बस इतना है कि अनुकरण सिद्धांत में चेतन जीवों के अनुकरण की बात की गई है, वहीं अनुरण सिद्धांत में निर्जीव वस्तुओं के अनुकरण की बात की गई है। भाषा वैज्ञानिकों ने रणन सिद्धांत की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु के भीतर अव्यक्त ध्वनियां रहती हैं। प्लेटो व मैक्स मूलर ने इस सिद्धांत को आधार बनाकर भाषा के जन्म का प्रयोजन सिद्ध किया था। उदाहरण के लिए, किसी भारी वस्तु से किसी दूसरी वस्तु पर यदि आघात किया जाए तो कुछ ध्वनियां निकलती हैं। बिना देखे भी मनुष्य आसानी से जान सकता है कि किस वस्तु या किस धातु से कौन सी ध्वनियां निकलती हैं। उदाहरण के लिए, नदी की कल कल ध्वनि के आधार पर उसका नाम कल्लोलनी पड़ गया होगा। इस प्रकार ध्वनि के आधार पर झनझनाहट, तरतराहट, लड़खड़ाहट, बड़बड़ाना जैसे शब्द बने होंगे। अंग्रेजी में भी मरमर, थंडर आदि अनुकरण सिद्धांत इस सिद्धांत में कई त्रुटियां भी आई हैं। सिद्धांत में यह प्रमाणित किया गया है कि ध्वनियों से शब्दों बने, लेकिन यह सिद्धांत भी अपने आप में अधूरा है, क्योंकि संसार की सभी भाषाओं में केवल ध्वनि मूलक शब्द नहीं हैं। इसीलिए अगला सिद्धांत फिर आया, श्रम परिहरण सिद्धांत। इसको यो हो सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के जन्मदाता नायर है। परिश्रम करना मनुष्य की स्वाभाविक विशेषता है। कठिन परिश्रम करते समय, विशेषकर जब मनुष्य सामूहिक श्रम करने लगता है, तब थकान से दूर करने के लिए कुछ ध्वनियों का उच्चारण करता है। ये सब जानते हैं। श्रमिक श्रम परिहार किया करते हैं इस ध्वनि निकालकर। सांसें तेज होने से परिणाम से स्वरूप मनुष्य कई प्रकार की ध्वनियों में कंपन भी आने लगती है। तदनुकूल कई प्रकार की ध्वनियां जैसे देखिए करते हैं। तो उदाहरण के लिए, कपड़ा खींचने वाले धोबी हियो हियो, छियो छियो आदि तरह के शब्द निकालते हैं। और फिर मल्लाह ये हो ध्वनि निकालते हैं। ट्रेन आदि पर काम करने वाले मजदूर जब किसी को खींचते हैं तो हो करके ध्वनि निकालते हैं। इस सिद्धांत के मानने वाले इन्हीं ध्वनियों के आधार पर भाषा की उत्पत्ति मानते हैं। किंतु इस सिद्धांत पर विद्वानों का आक्षेप है कि ऐसी ध्वनियां बहुत अल्प होते हैं।
इनके आधार पर भाषा की उत्पत्ति मानना उचित नहीं है। आवेग से उत्पन्न ध्वनियां निरर्थक हैं और निरर्थक ध्वनियों द्वारा किसी सार्थक भाषा का विकास कैसे हो सकता है, यह सोचने की बात है। आप इस पर विचार करिएगा। इसीलिए यह सिद्धांत। दूसरा था आक्षेप, ये ध्वनियां केवल शारीरिक श्रम को व्यक्त कर पाती है, भावों और विचारों की इनमें कोई अभिव्यक्ति नहीं होती। ये केवल श्रम के आधार पर निकलते हैं। शारीरिक ध्वनि है, भाव, विचार, मन, आत्मा, हृदय, ये इसमें नहीं आते हैं। और इसमें जो शब्द हैं इतने ही अत्यंत संख्या उनकी बहुत अल्प है। इन्हें संपूर्ण भाषा का विकास इस आधार पर मान लेना उचित नहीं कहा सकता है। इसीलिए यह सिद्धांत भी कहीं न कहीं इसमें त्रुटि है। तो मनोभाव सूचक सिद्धांत अगला था। मनोभाव सूचक सिद्धांत मनुष्य की विभिन्न भावनाओं की सूचक ध्वनियों पर आधारित है। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक मैक्स मुलर ने इसे पुह सिद्धांत कहा है। इसे आवेग सिद्धांत भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे पुह कहते हैं। यह नाम वस्तुतः मैक्स मुलर ने मजाक में दिया था। मनुष्य भावपूर्ण प्राणी है। उनके मन में दुख, हर्ष, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, करुणा आदि अनेक भाव उठते रहते हैं। इन भावों को ध्वनियों के उच्चारण के द्वारा प्रकट करता है। प्रसन्न होने पर आह, दुखी होने पर आह, इस तरह की ध्वनियां पड़ता है। आश्चर्य में अरे जैसी अनेक ध्वनियां हम निकालते हैं। उसी से भाषा की उत्पत्ति हुई। इसलिए इस सिद्धांत की अपनी सीमा भी है। भाव व्यंजक शब्दों को वाक्य के पहले अलग से जोड़ा जाता है। ये हमारी भाषा का मुख्य अंग या संपूर्ण अस्तित्व नहीं हो सकता है। भाषा सोच विचार कर उत्पन्न की गई ध्वनियों का व्यवस्थित रूप है, परंतु ये आवेश जनित निकलने वाले शब्द विचार और व्यवस्था से रहित होते हैं। इस प्रकार के शब्दों की संख्या किसी भी भाषा में इतनी थोड़ी होती है कि उसके आधार पर संपूर्ण भाषा के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जिसमें कई आपत्तियां हैं। इसके बाद जो सबसे अद्यतन सिद्धांत आया वो विकासवाद का सिद्धांत या फिर समन्वित रूप भी कहते हैं। भाषा की उत्पत्ति की खोज का यह सर्वाधिक माननीय सिद्धांत है। पिछली सदी के प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक स्वीट उपयुक्त सिद्धांतों में से कुछ के आधार पर, जो भी सिद्धांत बताया गया है, कुछ के आधार पर भाषा की उत्पत्ति पर उन्होंने प्रकाश डाला है। उसके अनुसार भाषा की प्रारंभिक रूप में भाव संकेत को इंगित करता था और ध्वनि संकेतों जो ग्रुप साउंड्स होते थे, दोनों का आधार पर, समन्वय आधार पर यही शब्दों का आगे विकास हुआ होगा, स्वीट का मानना है। स्वीट भाषा के उपयुक्त सिद्धांत के कुछ सिद्धांतों को लेकर इनके समन्वित रूप में भाषा की उत्पत्ति की भाव व्यक्त की है। और यह जो विभिन्न सिद्धांतों को लिया है उसके 3 रूप हैं। एक तो अनुकरणात्मक इमिटेटिव, दूसरा है मनोभाव सूचक इंटरजेक्शनल, और तीसरा है प्रतीकात्मक सिंबॉलिक। ये जो अलग अलग सिद्धांत 3 के आधार पर हुए। आइए यहाँ हम इन तीनों पर संक्षेप में विचार कर लेते हैं कि ये तीनों किस तरह से, इन तीनों को आधार उन्होंने बनाया। ऊपर भी इसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन इसको आधार इन्होंने स्वीट ने बनाया। तो पहले प्रकार का जो है वह शब्द अनुकरणात्मक इमिटेटिव के आधार पर दूसरा जीव जंतुओं की ध्वनियों का अनुकरण करके मनुष्य ने जो शब्द बनाए थे, जैसे चीनी का मियाओं की बात ऊपर हमने की, और उसी तरह बिल्ली का नाम मियाओं पड़ गया। ऐसे ही ध्वनियों के आधार पर, कौवे के ध्वनियों के आधार पर क्रो या काक, कौवा, ये सारे शब्द को जो हमने कहा कि कैसे हमने शब्द ये बना लिया, इस तरह से हुआ होगा। दूसरा स्वीट के अनुसार भाषा की प्रारंभिक अवस्था की दूसरे प्रकार का शब्द मनोभाव सूचक रहे होंगे। इसे मनोभावाभिव्यंजक इंटरजेक्शनल भी कहते हैं। मनुष्य अपने अंतर्मन की भावनाओं को प्रकट करने के लिए इस प्रकार के ध्वनियों का उच्चारण करता होगा और कालांतर में
वही ध्वनियाँ भावों को सूचित करने वाले शब्दों के रूप के लिए बन गए होंगे। व्याकरण में विस्मयादि बोधक के अंतर्गत रखे जाने वाले शब्द इसी श्रेणी के हैं, जैसे आह, वाह, हाय, अरे आदि। ये सारे शब्द जो है वो विस्मयादि बोधक सूचक के अंदर हम रखते हैं आज, तो इसी तरह के शब्द हैं। और तीसरे प्रकार के शब्द को स्वीट ने प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक कहा है। प्रतीकात्मक शब्दों से तात्पर्य ऐसे शब्द जिनका संबंध खाना पीना, हंसना बोलना आदि से है और विभिन्न सर्वनामों से है, जैसे यह, वह, मैं, तुम आदि प्रतीक बन गए हैं। भाषा के प्रारंभिक शब्द समूह में ऐसे शब्दों की संख्या बहुत रही होगी, वे मानते हैं, और इसमें अनेक प्रकार के शब्द रहे होंगे, बाद में कुछ छट गए होंगे। प्रतीकात्मक उसे कहते हैं जिनका संयोग से या अत्यंत सामान्य और पूरे संबंध किसी और से संबंध हो जाता है और यह उनका प्रतीक बन जाता है। उदाहरण के लिए बच्चे इसी प्रकार मम्मा, पापा, बाबा जैसे शब्द बहुत छोटी अवस्था से बोलने लगते हैं। अब माँ बाप उनका संबंध या अपने लिए समझ लेते हैं। इस प्रकार उनका नामकरण हो जाता है कि माँ बोला, पापा बोला। अंग्रेजी में भी इस तरह से हम देखते हैं, मम्मा, पापा, मदर, फादर, ब्रदर, डैडी आदि शब्द ऐसे ही हैं। इसी प्रकार के शब्द लैटिन में, जर्मन में, इटालियन आदि अनेक देश की भाषाओं में ऐसे शब्द मिल जाएंगे आपको। इस प्रकार स्वीट के अनुसार भाषा की उत्पत्ति भावाभिव्यंजक, अनुकरणात्मक तथा प्रतीकात्मक शब्दों के संयोग से हुई है, उसके आधार पर हुआ होगा। प्रवाह के कारण बहुत से शब्दों का अर्थ बाद में विकसित होता गया और नए नए शब्द बनते गए। भाषा उत्पत्ति के प्रत्यक्ष मार्ग के अंतर्गत विकासवाद का सिद्धांत अधिक उचित प्रतीत होता है। सभी सिद्धांतों को लेकर उसके समन्वय स्थापित कर उन्होंने सिद्धांत को दिया है, इसीलिए अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा यह सिद्धांत अधिक मान्य है। आइए थोड़ा सा हम परोक्ष मार्ग पर विचार कर लेते हैं। भाषा की आज की विकसित दशा से पीछे की ओर चलने हुए उसकी आदिम अवस्था तक पहुंचने का जो प्रयास किया जाता है वह परोक्ष मार्ग होगा। भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत के विवेचन का प्रत्यक्ष मार्ग की चर्चा हमने की। अब आइए परोक्ष मार्ग की भी चर्चा यहाँ हम कर लेते हैं। और इस मार्ग के अंतर्गत भाषा की उत्पत्ति का अध्ययन करने की दिशा उल्टी हो जाती है। यह मैंने आपसे बताया। भाषा के वर्तमान रूप को ध्यान में रखते हुए हम अतीत की ओर चलते हैं। इस मार्ग के अंतर्गत अध्ययन की 3 विधियां हो जाती हैं की भाषा, दूसरा असभ्य जातियों की भाषा, कम पढ़े लिखे लोगों की भाषा, तीसरा आधुनिक भाषाओं का ऐतिहासिक अध्ययन करके भी हम वहां जा सकते हैं। अब देखिए, शिशुओं की भाषा, कुछ भाषा वैज्ञानिक का विचार है कि शिशु के द्वारा प्रयुक्त शब्दों के आधार पर हम भाषा की आरंभिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त कर देते हैं। शिशु की भाषा बाह्य प्रभावों से इतना प्रभावित नहीं होता है, इसलिए वह मौलिक रहती है जितने मनुष्य की भाषा। इसलिए बच्चों की भाषा के अध्ययन से यह पता लगाया जा सकता है कि भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई होगी। भाषा की उत्पत्ति का यह सिद्धांत महत्वहीन है, क्योंकि शिशुओं की भाषा अनुकरण पर आधारित है। शिशु अनुकरण से सीखता है, स्वयं अनुकरण से सीखता है। वह एक बनी बनाई भाषा नहीं बोलता है, इसलिए वह कोई नई भाषा नहीं बोलता, तो वो अनुकरण से सीखता। जो भाषा, उससे नई भाषा का निर्माण कैसे होगा। दूसरा मैंने कहा था अशब्द जातियों की भाषा। कुछ भाषा वैज्ञानिक यह मानते हैं कि भाषा की उत्पत्ति संसार की अशब्द तथा अत्यंत पिछड़े जातियों लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषाओं के अध्ययन विश्लेषण के द्वारा की जा सकती है। वे भी समाज से दूर रहते हैं। असंभव, चूंकि संसार के सभी क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव से वे बचे हुए हैं, अतः उनकी भाषा भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है।
इसलिए उनकी भाषाओं का यदि हम अध्ययन और विश्लेषण करते हैं तो हम भाषा की प्राथमिक अवस्था तक पहुंच सकते हैं। यह एक सिद्धांत इनका है, इनकी मान्यता है कि इस तरह से भी हम भाषा की उत्पत्ति की चर्चा कर सकते हैं कि अभी से लेकर के पीछे जाकर एक सीमा तक परिचय अवश्य मिलता है इससे, लेकिन इससे संपूर्ण भाषा के उत्पत्ति की जानकारी मुझे मिल जाएगी, यह मानना मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत दूर तक उचित होगा। जो असभ्य भाषा कहते हैं वह भाषाओं से कुछ ही पीढ़ी पुरानी होगी। आधुनिक भाषाओं का जो अगला हम कहेंगे कि ऐतिहासिक अध्ययन करके उससे भी भाषा की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। तो ऐतिहासिक अध्ययन के तहत इस सिद्धांत के अनुसार हम एक वर्तमान भाषा को लेकर प्राप्त सामग्री के आधार पर किसी भाषा को ले लेते हैं और उससे जो प्राप्त सामग्री हमें मिलती है उसके आधार पर इतिहास में जाते हैं और खोज करते हैं। इस खोज में हम अतीत की ओर लौटते हैं। भाषा के आरंभिक दशा के विषय में कुछ जानने का सबसे सीधा और अच्छा और तर्कपूर्ण यह माध्यम है। उदाहरण के लिए यदि हम हिंदी खड़ी बोली को लें और इसके अध्ययन के उपरांत हम पुरानी हिंदी, अपभ्रंश, फिर चले जाएंगे पीछे तो प्राकृत, उससे पीछे पाली, उससे पीछे संस्कृत और फिर वैदिक संस्कृत का अध्ययन कर सकते हैं। तो खड़ी बोली की तुलना वैदिक संस्कृत से ध्वनि व्याकरण के रूप में शब्द समूह, वाक्य आदि के विचार करते हुए यह पता अवश्य लग सकता है कि खड़ी बोली तक आते आते वैदिक संस्कृति की विशेषता नहीं के बराबर रह गई। खड़ी बोली एक नई भाषा के रूप में जन्म ले चुकी है। इस खोज के अंतर्गत हम ऐतिहासिक अध्ययन के साथ साथ तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं। विभिन्न भाषाओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ऐतिहासिक, भौगोलिक, और इसके आधार पर अपनी वैज्ञानिकता के कारण अधिक यह विचार अधिक समीचीन लगता है। इस प्रकार कई विद्वानों ने भाषा की उत्पत्ति के संबंध में अपने अपने विचार दिए हैं और इन विचारों में से बहुत अधिक वैज्ञानिकता तो नहीं है, लेकिन यह तर्क है कि आखिर भाषा जब मनुष्य की सबसे आवश्यकता थी, मनुष्य ने भाषा का इजाद किस प्रकार किया होगा, भाषा की खोज कैसे की, भाषा का जन्म किस प्रकार हुआ, मनुष्य का जिज्ञासु मन विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से सोच विचार कर ये सारे सिद्धांत दिए हैं। इसलिए भाषा की उत्पत्ति के ये सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए फिर अगले वर्ग में मैं किसी विशेष विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।